नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश रसायन के नियम लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ग्रोथस ड्रॉपर का नियम और स्टार्क आइंस्टीन नियम या प्रकाश रासायनिक तुल्यता नियम के बारे में चर्चा की थी। अपने इस वीडियो में हम जैवलॉन्स्की आरेख, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन और उसके अंतर्गत इंटरनल कन्वर्जन, आंतरिक रूपांतरण और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग या अंतःतंत्र लंघन और रेडिएटिव ट्रांजिशन के अंतर्गत फ्लोरेसेंस या प्रतिदीप्ति, फॉस्फोरेसेंस या स्फुरदीप्ति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैवलॉन्स्की आरेख या जैवलॉन्स्की डायग्राम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी अणु द्वारा प्रकाश के फोटॉन या क्वांटम के अवशोषण तथा उसके बाद होने वाले विभिन्न प्रकाश भौतिकी एवं प्रकाश रासायनिक प्रक्रमों को समझना आवश्यक है। इसको जैवलॉन्स्की आरेख या जैवलॉन्स्की डायग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आपको जैवलॉन्स्की डायग्राम चित्र में दिखाई दे रहा है। चित्र को समझने से पूर्व इसमें कुछ पद काम में आते हैं, उन्हें समझना आवश्यक है। अणु की मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट को S0 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि उस अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कुल चक्रण को प्रदर्शित करते हैं। अधिकांश अणुओं की मूल अवस्था में सम इलेक्ट्रॉन या इवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो चक्रण युग्मित या स्पिन पेयर्ड होते हैं तथा चक्रण अवस्था ज्ञात करने के लिए 2s+1 सूत्र का उपयोग करते हैं, जहां s इलेक्ट्रॉन के कुल चक्रण को प्रदर्शित करता है। अतः इस पद को उस अवस्था की चक्रण बहुलता या स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। चक्रण अवस्था ज्ञात करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो s बराबर s1 + s2 यानी हाफ और प्लस माइनस हाफ बराबर 0। 2s+1 लगाने पर 2 × s की वैल्यू 0 है, +1 बराबर 1। अतः अणु की चक्रण बहुलता 1 होती है। इसको यह भी कह सकते हैं कि अणु एकक मूल अवस्था या सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में है। चक्रण अवस्था ज्ञात करने के लिए 2s+1 सूत्र में कुल चक्रण s का मान रखने पर यदि मान 1 प्राप्त हो तो अवस्था एकक अवस्था या सिंगलेट स्टेट होती है, तथा यदि मान 3 प्राप्त होता है तो अवस्था त्रिक अवस्था या ट्रिपलेट स्टेट कहलाएगी। अणु द्वारा फोटॉन के रूप में ऊर्जा अवशोषित करने पर इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण में रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। यह 2 प्रकार से संभव है। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन का चक्रण साथ वाले इलेक्ट्रॉन के समानांतर या पैरेलल हो अथवा विपरीत या एंटी पैरेलल हो सकता है। यदि उत्तेजित इलेक्ट्रॉन का चक्रण समांतर हो तो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी s बराबर s1 + s2। चूंकि दोनों का चक्रण एक ही दिशा में है तो s1 की वैल्यू भी हाफ और s2 की वैल्यू भी हाफ, दोनों का जोड़ 1 प्राप्त हुआ। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 सूत्र से 2 × 1 + 1 बराबर 3। अतः अणु की चक्रण बहुलता या स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होगी। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अणु त्रिक उत्तेजित अवस्था या ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट T में है। इसको T से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि यह ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट या त्रिक उत्तेजित अवस्था है। इसी प्रकार यदि चक्रण विपरीत या एंटी पैरेलल हो तो s बराबर s1 + s2 में s1 की वैल्यू हाफ और s2 की वैल्यू, चूंकि उसका स्पिन s1 के एंटी पैरेलल है तो इसकी वैल्यू -हाफ। इन दोनों का एडिशन करने पर 0 प्राप्त होता है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी s बराबर 2s+1 फॉर्मूले से 2 × 0 + 1 बराबर 1। अतः अणु की चक्रण बहुलता 1 है। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अणु एकक उत्तेजित अवस्था सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में है। इसको S से प्रदर्शित किया जाता है। अतः S0
अणु की मूल एकक अवस्था या ग्राउंड सिंगलेट स्टेट को प्रदर्शित करता है तथा S1, S2, S3, Sn क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आदि इलेक्ट्रॉनीय रूप से उत्तेजित एकक अवस्थाएं एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट हैं। इसी प्रकार T1, T2, T3 आदि क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि उत्तेजित त्रिक अवस्थाएं ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है। अधिकांश इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण एकक मूल अवस्था S0 से एकक उत्तेजित अवस्था S1 या S2 या S3 में होते हैं। क्वांटम यांत्रिकी में यह बताया जा चुका है कि एकक उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा त्रिक उत्तेजित अवस्था से अधिक होती है। अतः ऊर्जा का क्रम इस प्रकार होगा: S1 सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी, T1 की एनर्जी उसके बाद में आएगी, फिर S2 की एनर्जी आएगी, फिर T2 की एनर्जी आएगी, फिर S3 और फिर T3 की एनर्जी। प्रकाश फोटोन के अवशोषण पर अवशोषित अणु का इलेक्ट्रॉन S0 से S1, S2, S3 एकक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। यह अवशोषित फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर करेगा। अणु एकक उत्तेजित अवस्था या त्रिक उत्तेजित अवस्था में हो उसे सक्रिय या एक्टिवेटेड अणु कहते हैं। अर्थात A0 कोई क्रिया कारक है, उसके ऊपर फोटोन गिरने पर वो फोटोन के साथ इंटरेक्शन करेगा और A यहाँ A0 अणु की मूल अवस्था है तथा A उत्तेजित अवस्था में है। इसे सक्रिय अणु कहते हैं। सक्रिय या उत्तेजित अणु वापस अपनी मूल अवस्था में ऊर्जा को निकालते हुए कई प्रक्रमों द्वारा वापस आता है। डायग्राम में अब आपको भिन्न भिन्न प्रक्रम दिखाए गए हैं। अगर वो S3 से S2 अवस्था में लौटता है तो उसे इंटरनल कन्वर्जन या आंतरिक रूपांतरण कहते हैं। इसी प्रकार यदि वो S3 से T3 में या S2 से T2 अवस्था में चेंज होता है तो उसे ISC इंटर सिस्टम कन्वर्जन या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग या अंतः तंत्र लंघन भी कहते हैं। इसी प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन S1 से S0 अवस्था में आता है तो उसे फ्लोरिसेंस या प्रतिदीप्ति कहते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन T1 से S0 या ग्राउंड स्टेट में आता है तो उसे हम फॉस्फोरेसेंस या स्फुरदीप्ति कहते हैं। अब हम इन प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति, इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के बारे में अगले स्लाइड में विस्तार से चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के विभिन्न प्रकार के ट्रांजिशंस को मुख्य रूप से दो भागों नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन विकिरण रहित संक्रमण और रेडिएटिव ट्रांजिशन या विकिरण संक्रमण में वर्गीकृत किया जाता है। सर्वप्रथम हम नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन या विकिरण रहित संक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन या विकिरण रहित संक्रमण को दो भागों में विभाजित किया जाता है: इंटरनल कन्वर्जन या आंतरिक रूपांतरण और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग या अंतः तंत्र लंघन। सर्वप्रथम हम इंटरनल कन्वर्जन या आंतरिक रूपांतरण के बारे में चर्चा करेंगे। इंटरनल कन्वर्जन को IC से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के संकरणों में सक्रिय अणु उच्च उत्तेजित अवस्था S3, S2 या T3, T2 से प्रथम उत्तेजित अवस्था S1 या T1 में आता है। इस प्रकार के संक्रमणों में किसी प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन नहीं होता, इसलिए इन्हें विकिरण रहित नॉन रेडिएटिव और रेडिएशन लेस संक्रमण कहते हैं। इसमें सक्रिय अणु की ऊर्जा अणुओं के संघटन कोलिजन से ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। इस प्रकार को हम आंतरिक रूपांतरण इंटरनल कन्वर्जन या IC कहते हैं। यह प्रक्रम 10⁻⁻11 सेकंड से भी कम समय में कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे प्रकार के नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग
के बारे में चर्चा करते हैं। इसे अंतःतंत्र लंघन या ISC द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। अणु ऊर्जा का उत्सर्जन दूसरे प्रक्रम अंतःतंत्र लंघन द्वारा भी होता है। इस प्रक्रम में अणु का एक बहुलता अवस्था सिंगलेट मल्टीप्लिसिटी स्टेट से त्रिक बहुलकता अवस्था अर्थात डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी स्टेट में संक्रमण भी विकिरण रहित या नॉन रेडिएटिव और रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होते हैं। इसमें भी ऊष्मीय उत्सर्जन होता है, लेकिन इनकी गति कम होती है, अर्थात 10⁻⁻9 से 10⁻⁻2 सेकंड का समय इनको होने में लगता है। अब हम विकिरण उत्सर्जन या रेडिएटिव ट्रांजिशन के बारे में चर्चा करेंगे। वे संक्रमण जिनमें सक्रियत अणु एकक उत्तेजित अवस्था S1 तथा त्रिक उत्तेजित अवस्था T1 से मूल एकक अवस्था S0 में लौट आता है, इस संक्रमण में ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरण के रूप में होता है। इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 प्रतिदीप्ति या फ्लोरिसेंस, नंबर 2 स्फुरदीप्ति या फोस्फोरिसेंस। सर्वप्रथम हम प्रतिदीप्ति या फ्लोरिसेंस के बारे में चर्चा करते हैं। यदि अणु S1 अवस्था से सीधा मूल एकक अवस्था S0 में लौट आता है तो उसे प्रतिदीप्ति या फ्लोरिसेंस कहते हैं। यह लगभग 10⁻⁻8 सेकंड में होता है। इस संक्रमण में उत्सर्जित विकिरण को प्रतिदीप्ति कहते हैं। अतः एक जैसी बहुलता अवस्था लाइक मल्टीप्लिसिटी स्टेट्स में विकिरण संक्रमण अर्थात एकक उत्तेजित अवस्था से मूल एकक अवस्था में विकिरण का उत्सर्जन प्रतिदीप्ति या फ्लोरिसेंस कहलाता है। इसका जीवन काल बहुत कम होता है। अंतः स्रोत के बंद कर देने पर विकिरण उत्सर्जन तुरंत बंद हो जाता है। दूसरी ओर स्फुरदीप्ति या फोस्फोरिसेंस, इसी प्रकार का संक्रमण इंटर सिस्टम क्रॉसिंग द्वारा S1 से T1 में जाकर T1 त्रिक उत्तेजित अवस्था से मूल एकक अवस्था S0 में लौटता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरण के माध्यम से होता है। इसको स्फुरदीप्ति या फोस्फोरिसेंस उत्सर्जन कहते हैं। अतः अलग बहुलकता अवस्था डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी स्टेट में विकिरण संक्रमण अर्थात त्रिक उत्तेजित अवस्था ट्रिपलेट स्टेट T से मूल एकक अवस्था S0 में विकिरण का उत्सर्जन स्फुरदीप्ति या फोस्फोरिसेंस कहलाता है। इसका जीवन काल 10⁻³ सेकंड या अधिक होता है, अर्थात विकिरण उत्सर्जन धीरे धीरे होता रहता है। प्रकाश स्रोत के बंद कर देने पर भी कुछ देर तक उत्सर्जन होता रहता है। प्रतिदीप्ति व स्फुरदीप्ति दोनों विकिरणों की आवृत्ति उद्भाषित प्रकाश या एक्साइटेड लाइट की आवृत्ति से कम होती है। सामान्यतः T1 अवस्था का जीवन काल S1 से अधिक होता है क्योंकि T1 की ऊर्जा S1 से कम होती है। अतः उत्तेजित अणु A की T1 अवस्था में रहने की प्रायिकता अधिक होती है। अतः अणु T1 अवस्था में आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उसका जीवन काल अपेक्षाकृत अधिक होता है। रासायनिक क्रिया कर उत्पाद बनाने का प्रक्रम यहाँ संपन्न होता है। अधिकांश प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं इसी प्रकार की होती है। धन्यवाद।